नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके तहत मैं रोज 10 क्वेश्चन लेता हूं और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दिए हुए हैं, इन पर विचार करने को बोल रहा है। तो देखिए, पहला दिया है, चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया था। तो जो चंगेज खां है ये एक मंगोल था, मंगोल आक्रमणकारी था, जो कि मंगोलिया से निकला था। आज का जो मंगोलिया है, कहते हैं इसी मंगोल जाति के नाम पर मंगोलिया पड़ा हुआ है। तो वहां से निकला था ये चंगेज खां। तो इसने जो है लगभग चीन के बहुत बड़े हिस्से को अपने अधिकार में कर लिया, मध्य एशिया के काफी बड़े भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया, यूरोप के भी कुछ क्षेत्रों पर इसने अपना अधिकार किया। मतलब काफी बड़े क्षेत्र को इसने जीत रखा था। स्पेशली जो मध्य एशिया है ना, मध्य एशिया या फिर जो अफगानिस्तान के पार वाला जो क्षेत्र है, वो सबको इसने जीत लिया था चंगेज खां। तो ये आक्रमणकारी के रूप में जाना जाता है। तो बोल रहा है कि चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया था। तो साफ साफ मैं बता देता हूं कि चंगेज खां इसने कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं किया था। ध्यान रखेंगे, चंगेज खां ने कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं किया था। हाँ, इसके जो उत्तराधिकारी हुए उनके समय में जरूर भारत में आक्रमण हुए। मतलब इसके जो उत्तराधिकारी थे, इसके बाद के जो मंगोल शासक हुए, उन्होंने भारत पर धावे बोले थे। लेकिन जो चंगेज खां था, जो कि 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में था चंगेज खां, और उस समय हमारे भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी। और कौन यहां पर सुल्तान था? तो इल्तुतमिश सुल्तान था। तो इल्तुतमिश का समकालीन था चंगेज खां। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। लेकिन चंगेज खां जो है कभी भी भारत में आक्रमण नहीं किया था। देखो क्या था, एक बार तो ऐसा अवसर आ भी गया था कि लग रहा था कि चंगेज खां जो है भारत पर आक्रमण कर देगा। लेकिन उस समय के जो सुल्तान इल्तुतमिश, उसने अपनी सूझबूझ से चंगेज खां को भारत से दूर रखा। देखिए क्या था कि जो चंगेज खां था ना, उसने फारस में एक स्थान है, फारस मतलब कि ईरान, ख्वारिज्म। तो ख्वारिज्म का जो शासक है वो कहलाता है शाह। ख्वारिज्म का शासक क्या कहलाता है? शाह। तो जो चंगेज खां था उसने पूरे फारस वगैरह सब पर अधिकार कर लिया और ख्वारिज्म वहां पर भी अधिकार कर लिया। और ख्वारिज्म का जो शाह था, ख्वारिज्म का शाह मतलब कि ख्वारिज्म के जो शासक थे, उसका बेटा था जलालुद्दीन मंगबरनी। नाम याद रखेंगे, जलालुद्दीन मंगबरनी। जलालुद्दीन मंगबरनी ये कौन था? तो ख्वारिज्म के शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी। तो ये जो है चंगेज खां से डर करके भारत की तरफ भाग करके आ जाता है। मतलब कि ईरान से ये जो है चंगेज खां से डर करके किधर भाग जाता है? पूर्व की तरफ। पूर्व में ही जो है हमारा भारत है। तो ये जो है भारत की जो पश्चिमोत्तर वाली जो सीमा है वहां पर प्रवेश कर जाता है। और उधर जो खोखर जाती है ना, खोखर, देखो खोखर, इनका विवरण पहले भी आ चुका है जब हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ रहे थे। तो मोहम्मद गोरी की हत्या इन्हीं खोखरों ने की थी। तो ये जो खोखर जाति के जो लोग हैं, ये पश्चिमोत्तर भारत में इनका संकेंद्रण है। तो ये जो जलालुद्दीन मंगबरनी है, खोखरों की सहायता से पंजाब के कुछ छोटे मोटे हिस्से पर अधिकार करने में भी सफल हो जाता है। और ये जो जलालुद्दीन मंगबरनी है, इसका इरादा ये था कि ये जो है भारत में अंदर तक जाए और वहां के शासक से सहायता मांगे, वहां पर शरण ले। अब ये जो चंगेज खां जो कि जलालुद्दीन मंगबरनी के पीछे पीछे आ रहा है और वो सिंध तक पहुंच जाता है। देखो ध्यान रखेंगे, जो चंगेज खां है वो कहां तक पहुंच चुका था? सिंध तक पहुंच चुका था, सिंध की सीमा तक। तो सिंध तक ये पहुंच गया था। तो जो जलालुद्दीन मंगबरनी है, पंजाब में है, कुछ छोटे मोटे हिस्से पर अधिकार करके बैठ गया है। उतनी कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं थी जलालुद्दीन मंगबरनी। तो अब जो है जलालुद्दीन मंगबरनी ये आगे बढ़ना चाहता है, दिल्ली के सुल्तान से मदद मांगना चाहता है, शरण मांगना चाहता है। तो जो चंगेज खां है वो इल्तुतमिश के पास अपना एक दूत भेजता है, अपना मतलब संदेश भिजवाता है। इल्तुतमिश को बोलता है कि भाई तुम अगर इस जलालुद्दीन मंगबरनी को अपने यहां शरण दे देते हो, किसी प्रकार की कोई भी सहायता करते हो, तो मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर दूंगा। अब जो इल्तुतमिश है उसको मालूम है कि ये जो चंगेज खां है जहां भी जाता है बर्बादी के अलावा कुछ नहीं करता है, केवल और केवल बर्बादी।
तहस नहस, सब कुछ सत्यानाश कर देता है चंगेज खां। तो इल्तुतमिश जो है उस दूत को बोलता है ठीक है, आप जैसा बोल रहे हो हम वैसा करेंगे, और चंगेज खां को बोलता है कि मैं जलालुद्दीन मकबरनी की किसी तरह से कोई सहायता नहीं करूंगा, और जलालुद्दीन मकबरनी के पास भी संदेश भिजवाया जाता है कि भाई तुम जो है यहाँ से निकलो। तो फिर क्या होता है, जलालुद्दीन मकबरनी जो है वो फिर पंजाब से चला जाता है वापस अपने फारस की तरफ वो भाग जाता है, और चंगेज खां जो कि भारत के एक प्रवेश द्वार पर था, ये हम लोग कह सकते हैं ना, सिंध की सीमा तक वो पहुंच चुका था, सिंध, तो वो जो है वहीं से फिर वापस लौट जाता है। जब जलालुद्दीन मकबरनी भारत से वापस चला जाता है तब। तो ये जो घटना है ये कब की है, तो 1220-21 की ये घटना है, ध्यान रखेंगे। 1220-21 में जलालुद्दीन मकबरनी पंजाब की तरफ आया था, और जो इल्तुतमिश है उसने चंगेज खां को भारत में प्रवेश करने से रोका। तो ये ध्यान रखेंगे। तो चंगेज खां ने कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं किया था। 1228 तक मंगोलों के आक्रमण का भय पूरी तरह से समाप्त हो गया। मतलब कि 1228 के बाद ना भारत पर मंगोलों के आक्रमण का कोई खतरा नहीं रहा। लेकिन जब इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है, उसके जब उत्तराधिकारी आते हैं, तो उसके बाद फिर मंगोलों का भारत पर आक्रमण होना शुरू हो जाता है। देखते हैं आगे। अगला कथन बोल रहा है, मंगोल नेता हलाकू को बलबन ने 1259 में पराजित किया था। तो मंगोल नेता हलाकू, देखो जो चंगेज खां था उसकी तो डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं तो उन्हीं में से कोई एक था हलाकू। तो ये जो है बलबन ने इसको 1259 में परास्त किया था। 1259, इस समय कौन शासक था, तो नासिरुद्दीन महमूद शाह। ये जो है नासिरुद्दीन महमूद शाह ना, हाँ, यही इस समय सुल्तान था, कहाँ का, दिल्ली सल्तनत का। तो इसके समय में जो बलबन था वो नाइब के पद पर था, और बलबन ही सब कुछ था। तो बलबन ने जो है इसको परास्त किया, हलाकू को, ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमारे भारत में मंगोलों का आक्रमण, सर्वप्रथम आक्रमण कब हुआ था, क्योंकि जो इल्तुतमिश था उसके समय में तो चंगेज खां भारत में आक्रमण नहीं करता है। तो किसके समय में सबसे पहले भारत में मंगोलों का आक्रमण हुआ, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो मुइजुद्दीन बहराम शाह था ना, मुइजुद्दीन बहराम शाह, जिसने 1240 से 1242 तक शासन किया रजिया सुल्तान के बाद, मुइजुद्दीन बहराम शाह। तो उसके समय में पहली बार भारतीय सीमा में मंगोलों का आक्रमण होता है, ध्यान रखेंगे। मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ था। 1240 से 42 तक इसका शासन था। रजिया सुल्तान की जब हत्या हुई तो उसके बाद उसके भाई, उसका एक भाई था शायद, तो मुइजुद्दीन बहराम शाह, उसके समय में मंगोलों का प्रथम आक्रमण हुआ था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर बार बार आक्रमण होते रहे। तो नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय में आक्रमण होता है हलाकू के नेतृत्व में। हलाकू जो चंगेज खां का उत्तराधिकारी रहा होगा, तो इसको जो है बलबन ने परास्त कर दिया था। बिल्कुल सही है। और बलबन इस समय सुल्तान नहीं था, ध्यान रखेंगे। बलबन का काल कब से कब तक है, तो 1266 से 1286 तक बलबन का काल। तो बलबन जो है इस समय सुल्तान नहीं था, क्या था, नाइब के पद पर था, सर्वे सर्वा था। जो नासिरुद्दीन महमूद शाह था ना, वो उसके हाथ की कठपुतली था। अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोनों कथन यहां सही है। अगला पॉइंट है, जलालुद्दीन खिलजी के समय उलगू खां के नेतृत्व में कुछ मंगोल इस्लाम स्वीकार कर भारत में बस गए। तो देखो जो मंगोल थे ना, ये मुस्लिम नहीं थे, ध्यान रखेंगे, मुस्लिम नहीं थे मंगोल। जो चंगेज खां था उसके नाम के आगे खां लगता है, खां मतलब खान, तो उससे जो है कई सारे लोगों को लगता है कि ये मुस्लिम रहा होगा। शुरुआत में मुझे भी लगता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नाम के आगे खान है तो, क्योंकि सरनेम से ही पता चलता है ना व्यक्ति के जाति धर्म के विषय में। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मुस्लिम थे, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो जो खान या फिर जो खां है ना, ये नेता के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, और मुस्लिमों भी, जो मुस्लिम धर्म है ना, वहां पर भी ये नेता के लिए ही प्रयोग में होता था। तो जो चंगेज खां था वो नेतृत्व कर रहा था अपने दल का नेता था, इसीलिए उसके नाम के आगे खां लगता था। तो ये लोग मुस्लिम नहीं थे। बाद में जो मंगोल थे ना, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, बहुत सारे ने। तो जलालुद्दीन खिलजी, जिसने 1290 में दिल्ली सल्तनत के दूसरे राजवंश खिलजी वंश की स्थापना की थी, तो उसके समय में उलगू खां के नेतृत्व में ये जो मंगोल हैं ये भारत पर आक्रमण करते हैं, और जो जलालुद्दीन खिलजी की सेना है वो इनको परास्त कर देती है बुरी तरह से। अब जो उलगू खां है वो जलालुद्दीन खिलजी को बोलता है कि
हम लोग जो है वापस नहीं जाएंगे, आपका धर्म कबूल करेंगे, यहीं रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। तो जलालुद्दीन खिलजी स्वीकार कर लेता है और इनको जो है दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बसने की अनुमति दे देता है। ये लोग बाकायदा जो है इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इन्हीं को ना नवीन मुसलमान कहा गया। कभी अगर आपसे पूछा जाए कि नवीन मुसलमान किसको बोला गया, तो इन्हीं मंगोलों को बोला गया जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। आगे चल करके ना जब जलालुद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जब ये सुल्तान बनता है, और जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को गुजरात भेजा था आक्रमण करने के लिए, वहाँ के जो राजा थे ना, राजा कर्ण, जो बघेल राजा थे, तो उनके विरुद्ध जब अलाउद्दीन खिलजी ने सेना भेजा था, तो उस सेना में ये जो नवीन मुसलमान थे, जो मंगोल थे ना, जो इस्लाम कबूल करके यहीं रह गए थे, तो उनको जो है गुजरात भेजता है। और जब गुजरात से जब ये लोग जीत करके आते हैं, तो आते समय वापसी में ये जो मंगोल थे, मंगोल जो इस्लाम कबूल करके यहाँ बैठ गए थे, तो ये लोग जो है विद्रोह कर देते हैं, क्योंकि इनको ना गुजरात से जो माल प्राप्त हुआ था लूट में, उसमें अधिक हिस्सा चाहिए था। तो इन्होंने विद्रोह किया था। ध्यान रखेंगे किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो पूछा जाता है नवीन मुसलमानों द्वारा किस सुल्तान के समय विद्रोह किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। और जलालुद्दीन खिलजी के समय ये लोग जो है भारत में बस गए थे इस्लाम कबूल करके। तो तीनों कथन यहां पर सही है। तो 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 द। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिकंदर के मतलब निम्न कथनों पर विचार कीजिए बोल रहा है, मतलब वही सही गलत बताना है। तो दिया हुआ है कि सिकंदर के आक्रमण के समय गांधार नरेश ने सिकंदर के समक्ष समर्पण किया। देखो गांधार, सिकंदर, ये सब बोल रहा है ना, मतलब कि प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए जो क्या कहते हैं अपना सिकंदर, जिसका असल नाम क्या था? अलेक्जेंडर, लेकिन हमारे जो भारतीय इतिहासकार थे इसको सिकंदर कहते हैं। तो बोल रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय गांधार नरेश ने सिकंदर के समक्ष समर्पण किया। देखो जो सिकंदर था वो दुनिया जीतने के लिए निकला था, यूनान का शासक था ना, और ये दुनिया जीतने के लिए निकला था। ये जो है पूरी दुनिया पर शासन करना चाहता था, अपना अधिकार करना चाहता था, और जिस भी राज्य पर यह आक्रमण करता उसको जीत ही लेता। तो जब ये जो गांधार नरेश है, गांधार का जो शासक था ना, तक्षशिला गांधार, तो यहाँ का जो शासक था जिसका नाम था आम्भी, तो जब इसके राज्य की तरफ सिकंदर की सेना बढ़ती है, तो ये जो आम्भी था ना, शक्तिशाली शासक था, मतलब कोई बहुत बड़ा राजा नहीं था, लेकिन फिर भी सिकंदर का सामना कर सकता था, उसको थोड़ा रोक सकता था, और अपने आसपास के राजाओं के साथ अगर ये मिल जाता तो सिकंदर को रोक ही लेते। लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। ये जो है सिकंदर के पास अपना दूत भेजता है और बोलता है कि भाई हम जो है आपकी मदद करेंगे, जैसा भी आपका मदद है, मतलब कि जैसा भी आपको जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। तो आम्भी ने जो है एक तरह से सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और सिकंदर का बाकायदा इसने स्वागत भी किया। तो एक तरह से इसने सिकंदर के समक्ष समर्पण कर दिया था। तो ये बिल्कुल सही कथन है। अगला दिया है, भारतवर्ष में सिकंदर का सामना करने लायक केवल एक ही शासक था, राजा पोरस। राजा पोरस ये आज का जो पंजाब कश्मीर का जो क्षेत्र है ना, उस तरफ इनका शासन था, जिधर गांधार जो आम्भी था ना, गांधार का जो शासक था आम्भी, और उसी के पास में था पोरस का राज्य। तो दोनों जो है अड़ोसी पड़ोसी थे। तो बोल रहा है कि भारतवर्ष में, मतलब कि संपूर्ण भारत में सिकंदर का सामना करने लायक केवल एक ही शासक था, राजा पोरस। देखो सामना करने के हिसाब से तो बहुत सारे राजा थे, लेकिन सिकंदर जितनी सेना लेकर के आया हुआ था ना, उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो पूरे भारत में केवल एक ही राजा था जो कि सिकंदर की संपूर्ण सेना को रौंद सकता था। वो था मगध का शासक धनानंद। इसके पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत विशाल सेना थी, और ये जो है उस सेना से सिकंदर की सेना को बिल्कुल मतलब बर्बाद ही कर सकता था। तो यहां पर ये जो कथन है ना दूसरा, ये गलत होगा। देखो जो पोरस है, अगर पोरस खुद और पोरस की सेना की अगर मैं बात करूं, उसके पास उतनी बड़ी सेना नहीं थी सिकंदर जैसी। तो लेकिन इसके बावजूद भी इसकी सेना में ना वो मतलब एक जुनून था, एक हिम्मत थी कि वो सिकंदर से लड़ सके, उसको रोक सके। तो जो पोरस था उसने आम्भी के समान सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। इसने बोला कि भाई हम लड़ेंगे, अपना राज्य ऐसे कैसे किसी को दे देंगे। तो जो पोरस था वो सिकंदर से लड़ता है, और युद्ध होता है ना,
हाइडी स्पेस का युद्ध, जो वितस्ता का युद्ध झेलम नदी के तट पर 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के मध्य, बहुत मतलब मशहूर है। और जो सिकंदर था वो दंग रह गया पोरस को देख करके। क्यों? क्योंकि जो पोरस और उसकी जो सेना थी वो सिकंदर के सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन ये जो सेना थी इसने सिकंदर के दांत खट्टे कर दिए थे और बड़ी मुश्किल से सिकंदर ने पोरस पर विजय प्राप्त किया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पोरस और उसकी जो सेना, अगर हम लोग संख्या को देखें तो वो सिकंदर का सामना करने लायक नहीं थे, लेकिन हिम्मत बहुत था। अगर यहाँ पर ना गांधार और पोरस अगर दोनों एक हो जाते तब शायद ना सिकंदर वहीं रुक जाता, मतलब उसको वहां पर हार का सामना करना पड़ सकता था। तो आप लोग इस चीज को देखिएगा। तो ये यहाँ पर जो है मगध, मतलब कि पोरस जो है सामना करने लायक तो था, लेकिन अगर ऐसे हम लोग देखें सैन्य दृष्टिकोण से तो पोरस उतना सक्षम नहीं था, हालांकि इसने कोशिश की। तो ये वाला पॉइंट जो है गलत हो जाएगा। अगला दिया है मगध के शासक राजा धनानंद से भयभीत होकर सिकंदर वापस लौट गया। मतलब कि मगध का जो शासक था राजा धनानंद, नंद वंश का शासक था ना, तो इसके पास बड़ी सेना थी, विशाल सेना थी। तो क्या उस विशाल सेना के विषय में जान करके जो सिकंदर है वो वापस लौट गया? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सिकंदर तो भाई आगे बढ़ना चाहता था, मगध वगध सबसे वो भिड़ना चाहता था, लेकिन उसकी जो सेना है भाई, पोरस ने जो हाल किया ना सिकंदर की सेना का, उनके हालत ही खराब कर दिए। उसके बाद जब ये लोग और आगे बढ़ते हैं तो छोटे छोटे जो कबीले होते हैं ना वो लोग भी इनका मुकाबला करते हैं। हालांकि उन कबीलों को भी जो है हरा दिया जाता है सिकंदर द्वारा, लेकिन वो जो कबीले हैं ना, कभी छोटे छोटे जो कबीले होते हैं, छोटे छोटे जो राज्य होते हैं, वो भी काफी वीरता पूर्वक लड़ते हैं और सिकंदर की सेना में काफी, मतलब सिकंदर की सेना को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो सिकंदर की सेना होती है, जो सिकंदर के सैनिक होते हैं, वो लोग जो हैं मतलब उनको लगा कि भाई भारत हम लोग अभी प्रवेश ही किए हैं, भारत के प्रवेश द्वार में हैं, क्योंकि जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है एक तरह से वो भारत का प्रवेश द्वार है। तो वहां पर पोरस ने उनके दांत खट्टे कर दिए। छोटे छोटे जो कबीले थे, छोटे छोटे जो राज्य थे, उन्होंने भी उनकी हालत खराब करके रख दी है। इसके बाद तो भाई आगे मगध जैसा विशाल राज्य है जिसके पास बहुत बड़ी सेना है, वो हम लोग का क्या हाल कर देगा। तो जो इसके जो सैनिक होते हैं, सिकंदर के सैनिक, वो आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। बोलते हैं कि भाई इतने दिनों से हम लोग अपने घर से दूर हैं, अपने परिवार वालों से दूर हैं, हमको उनकी याद आ रही है, उनके पास जाना है, और कब तक हम लोग लड़ते रहें, इतना मतलब बेकार लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इस टाइप से। तो सिकंदर उनको मनाने की कोशिश करता है कि आगे बढ़ेंगे, हमको जो है जन्नत मिलेगा, ये वो दुनिया भर का चीजें भी बोलता होगा, लेकिन अंततः सिकंदर को अपनी सेना के सामने झुकना पड़ता है। और व्यास नदी के पश्चिम तट से सिकंदर वापस लौट जाता है। देखो, जो ये अपनी सेना को लेकर के ना आगे बढ़ रहा होता है, व्यास नदी आता है, व्यास नदी को पार करना होता है, लेकिन इसकी जो सेना है ना मना कर देती कि भाई हम लोग अब आगे नहीं जाएंगे, यहीं से हमको वापस जाना होगा। तो फिर वापस चल देते हैं और सिकंदर की जो सीमा है वो व्यास नदी के पश्चिमी तट तक मानी जाती है। तो उसने जो है अपने छत्रप नियुक्त किए और वो वापस चला गया। तो यहां पर केवल एक ही कथन सही हो रहा है, बाकी 2 और 3 गलत है। तो कथन 1 मतलब अ, यहां पर आपका उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। अब देखिए, मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आता हूं और 1 लाइनर वाला अगर क्वेश्चन लूं तो वो कोई मतलब नहीं है, मतलब कि खाली आंसर बता के आगे बढ़ देना। थोड़ा डिटेल में बताऊंगा उस घटना के विषय में, तो आपका काफी अच्छा रिवीजन भी हो जाता है। वैसे काफी लोग इस वाले सीरीज को पसंद कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए बोल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न है। बोल रहा है मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले। देखो, मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम देखें, वैसे तो राखीगढ़ी बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां से सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा धौलावीरा भी, लेकिन जो राखीगढ़ी और जो धौलावीरा है वहां पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अगर अभी हम लोग देखें एक बहुत बड़े नगर जहां के बारे में हमको बहुत कुछ नॉलेज है, तो मोहनजोदड़ो से काफी कुछ मिला है, बहुत बड़ा नगर था वो। तो मोहनजोदड़ो के विषय में बोल रहा है कि वहां से अभी तक कब्रिस्तान, मतलब जहां पर मृत शरीर को दफनाया जाता है या दाह संस्कार किया जाता है, इस तरह का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है बोल रहा है। कब्रिस्तान का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है बोल रहा है। तो ये कथन ना बिल्कुल सही है। देखो, हड़प्पा जो
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है ना, मांटगोमरी जिले में, जिसकी खोज सबसे पहले हुई थी 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी जी के द्वारा। तो हड़प्पा से हमको कब्रिस्तान मिलते हैं। कब्रिस्तान, 2 कब्रिस्तान मिले हैं ना, एक को समाधि R37 नाम दिया गया है, दूसरे को समाधि H नाम दिया गया है। तो ये हमको कहां से, हड़प्पा से मिला है। इसके अलावा कालीबंगा, लोथल, चौहंदड़, इन सब स्थानों से हमको कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो जो कि काफी बड़ा नगर है, जैसा वो मिला है उस हिसाब से, तो वहां की जनसंख्या भी अच्छी खासी रही होगी। अब वहां लोग रहते थे तो लोग मरते भी रहे होंगे, तो और मरने वाले लोगों को दफनाया भी जाता रहा होगा। लेकिन अभी तक जो है हमें कोई भी कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हो सकता है कि जो नगर जो प्राप्त हुआ है उससे थोड़ी दूरी पर कब्रिस्तान हो, जहां पर अभी कोई बस्ती वगैरह बस गया होगा, तो वहां उत्खनन नहीं हो पाया हो, तो ये हो सकता है। बाकी अभी तक कब्रिस्तान जैसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां से ना मोहनजोदड़ो से 42 नर कंकाल प्राप्त हुई हैं। 42 नर कंकाल मतलब कि 42 मनुष्यों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जो कि यत्र तत्र बिखरा हुआ प्राप्त हुआ है। मतलब कि कुछ जो है गलियों में पड़ा हुआ है, कुछ सड़कों में पड़ा हुआ है, कुछ घर के आंगन में पड़ा हुआ है, कुछ कमरों में पड़ा हुआ है। मतलब कि जैसे मान लो कि वो लोग जो है वहां पर घूम रहे थे, अचानक से उन पर अटैक हुआ, लोगों ने जो है उसको मार दिया, भाग गए, इस टाइप से हुआ हो। तो अलग अलग जगह वो जो है पड़ा हुआ है, उनको दफनाया नहीं किया, वो बस ऐसे ही पड़े हुए प्राप्त हुए हैं। तो 42 नरकंकाल यहां से प्राप्त हुए हैं, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगला दिया है कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अलग से भी पूछा जाता है कि कालीबंगा कहां पर है। तो राजस्थान में है कालीबंगा, घग्गर नदी के तट पर। यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, यज्ञनिवेदिकाएं, अग्निवेदिकाएं, अलंकृत ईंटें, ये सब चीजें यहां से प्राप्त हुई है हनुमानगढ़ कालीबंगा से। और कालीबंगा का मतलब क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। तो देखिए बोल रहा है कि ये हनुमानगढ़ जिले में है। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि जो कालीबंगा है वो तो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में स्थित है। तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है। जिस समय इसका खोज हुआ ना, उस समय ये श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत आता था और लंबे समय तक श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत ही था। लेकिन सन 1994 में श्री गंगानगर जिले का विभाजन होता है और उसके कुछ भाग को एक नया जिला बनाया जाता है, जिसका नाम रखा गया हनुमानगढ़। और इसी हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत कालीबंगा का क्षेत्र भी आता है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कालीबंगा कहां पर है, तो वहां पर अगर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों दिया हुआ है तो आपको उत्तर लगाना है हनुमानगढ़। और अगर खाली गंगानगर दिया है तो गंगानगर इसका आंसर होगा। तो ये बिल्कुल सही कथन है दूसरा भी। अगला दिया है हड़प्पा से कुएं के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है। हड़प्पा ये भी एक महत्वपूर्ण नगर है और सबसे पहले खोजा गया नगर था 1921 में। देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर हैं ना, अधिकतर नगरों से घरों के अंदर में, यहाँ तक कि कुछ कमरों में भी कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो मोहनजोदड़ो है वहां से जो विशाल स्नानागार मिला है, वहां से भी कुएं के साक्ष्य मिले हैं। स्नानागार के अंदर से वहां कमरे बने थे और वहां पर कुएं वगैरह भी थे। और बाकी दूसरे नगरों से भी कुएं के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हड़प्पा से अभी तक एक भी कुएं का साक्ष्य नहीं मिला है। बिल्कुल सही कथन है ये भी। अगला दिया है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य रोपड़ से प्राप्त हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सही है। रोपड़ जो कि हमारे भारत के पंजाब प्रांत की क्या नाम नदी है, सतलज नदी के तट पर है ना रोपड़। तो यहां से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। इसी तरीके का प्रमाण हमको नवपाषाण कालीन पुरा स्थल बुर्ज होम से भी मिलता है। बुर्ज होम कहां पर है, कश्मीर। तो कश्मीर के बुर्ज होम में भी मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में रोपड़ में इस तरह का प्रमाण मिला है। तो चारों कथन यहां पर सही है। 1 2 3 4 आपका आंसर होगा द। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से ही है अगला क्वेश्चन भी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक नगर के मकानों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की तरफ अथवा छोटी नालियों की तरफ, छोटी गलियों की तरफ खुलते थे। एकमात्र अपवाद नगर कौन सा है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो तमाम नगर हैं, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, कालीबंगा हो, बनावली हो, इसके अलावा जो राखीगढ़ी हो, धौलावीरा हो, तो यहाँ से जो मकान प्राप्त हुए हैं, उन मकानों के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते हैं। दरवाजे खिड़कियां वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते हैं, बड़े सड़क की तरफ नहीं खुलते हैं। वो जो है पीछे की तरफ, जो पिछवाड़ा होता है ना, पीछे वाला हिस्सा,
उस तरफ खुलते हैं या फिर जो छोटी गलियां होती है उस तरफ खुलते हैं। मुख्य सड़क या फिर जो बड़ा वाला जो सड़क है उस तरफ नहीं खुलते। मान लो ये ऐसे बड़ा सड़क है, ये बड़ा सड़क है तो, और ऐसे छोटी गलियां हैं, मान लो ये गली है, छोटी गली। तो यहाँ पर अगर कोई मकान है तो इस मकान का जो दरवाजा है वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलेगा, खिड़की भी इस तरफ नहीं खुलेगा, वो या तो इस तरफ खुलेगा या फिर ये छोटी गली की तरफ खुलेगा, लेकिन मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलेगा। जितने भी नगर हैं वहां पर अधिकतर ऐसे ही साक्ष्य मिले हैं, ऐसे ही प्रमाण मिले हैं। तो आपको बताना है इसका अपवाद क्या है। अपवाद मतलब ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर इस टाइप की चीज या फिर इसके उलट हमको देखने को मिलती है, मतलब कि वहां पर जो है खिड़की दरवाजे वो सड़क की तरफ खुलती हो। तो इस तरह का एक ही स्थल है लोथल। लोथल जिसको जहाँ से गोदीवाड़ा भी प्राप्त हुआ है और यहाँ मतलब फारस की मोहरें प्राप्त हुई है, अग्निवेदिकाएं, अन्नागार भी यहाँ से मिला है लोथल से। तो यहाँ के जो मकान प्राप्त हुए हैं उनके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं और बाकी दूसरे नगरों के जो मकान के दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते हैं। देखो इसका कारण क्या है, तो जो मुख्य सड़क होगा वहाँ भाई आवक जावक ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा आवाजाही होगी, ट्रैफिक ज़्यादा होगा, तो उस तरफ अगर दरवाजा होगा तो जो हल्ला गुल्ला है, शोर शराबा है वो अंदर आएगा, धूल मिट्टी अंदर आएगा। जो छोटे बच्चे हैं वो डायरेक्ट मेन रोड में निकलेंगे तो वो किसी से टकरा सकते हैं, कोई बैलगाड़ी से टकरा सकता है। तो इसीलिए जो दरवाजे हैं वो छोटी गलियों की तरफ या फिर पीछे वाले हिस्से की तरफ होता था। तो ये जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों के सूझबूझ को दर्शाता है कि वो लोग जो है स्वास्थ्य वगैरह के विषय में कितने सतर्क थे, कितने सजग थे। आज भी होता है ना, जो घर बनता है तो लोग क्या करते हैं, जो मेन रोड होता है, अगर किसी के घर के पास अगर मेन रोड है ऐसा और साथ में अगर कोई छोटी गली भी है तो वो लोग जो है अपना जो दरवाजा है वो एक मेन रोड तरफ भी निकालते हैं और दूसरा जो है छोटी गली की तरफ भी। और कई सारे लोग तो छोटी गली में ही अपना दरवाजा निकालते हैं क्योंकि मेन रोड होगा, हालांकि मेन रोड में भी निकाला जाता है लेकिन छोटी गली की तरफ भी एक दरवाजा वो लोग निकालते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, स्वास्थ्य के प्रति वो लोग जागरूक थे, इस कारण से ऐसा करते थे और लोथल इसका अपवाद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न है। तो बोल रहा है हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध तो 18 जून 1576, 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। किन के बीच लड़ा गया था? तो अकबर और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के मध्य। लेकिन यहां पर जो कथन बोल रहा है ना कि अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था, तो ये गलत है। देखो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य ये युद्ध जरूर लड़ा गया था, लेकिन यहां पर जो है अकबर स्वयं नहीं गया था। उसने अपने सेनापति राजा मानसिंह, जो आमेर के राजा थे ना, कछवाहा राजा मानसिंह, उनको भेजा था। जो आमेर का राजा था ना भारमल, जिसने अपनी बेटी का विवाह अकबर से करवाया था, हरकाबाई, तो भारमल का बेटा था भगवान दास और भगवान दास का बेटा था राजा मानसिंह। तो राजा मानसिंह और आसफ खां, राजा मानसिंह और आसफ खां, इन दोनों को अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। और राजा मानसिंह, आसफ खां और महाराणा प्रताप के मध्य ही 18 जून 1576 को अरावली पर्वत श्रृंखला की एक घाटी, जिसको हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है, वहां पर युद्ध हुआ और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार होती है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। अगला दिया है कश्मीर अभियान में राजा भगवान दास गए थे। राजा भगवान दास राजा मानसिंह जी के पिता थे। तो देखो अकबर ने ना 1585-86 में कश्मीर के विरुद्ध एक सेना भेजी थी। अकबर इसमें भी स्वयं नहीं गया था, तो उसने जो है राजा भगवान दास इनको भेजा और इनके साथ एक और व्यक्ति को भेजा था, कासिम खां और भगवान दास, तो इन दोनों को भेजा था। अब यहाँ बोल रहा है कि कश्मीर अभियान में राजा भगवान दास गए थे, तो बिल्कुल गए थे, ऐसा तो नहीं बोल रहा है ना कि केवल भगवान दास गए थे। अगर केवल भगवान दास बोलता तो ये वाला कथन गलत हो जाता। तो यहाँ पर केवल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए जहाँ भी केवल लगे ना तो थोड़ा सा आप लोग जो है उसको अच्छे से ध्यान से बनाइएगा। अगर केवल बोलता कि केवल राजा भगवान दास ही गए थे तो गलत हो जाता, क्योंकि भाई कासिम खां भी तो गए थे ना। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगला दिया है अकबर का अंतिम
अंतिम विजय अभियान असीरगढ़ के विरुद्ध था। असीरगढ़ कहाँ पर है? असीरगढ़ तो ये दक्षिण भारत, ये दरअसल ना मध्य भारत में स्थित है, मतलब थोड़ा सा दक्षिण में भी पड़ता है। इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार बोला जाता है। सॉरी, असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार नहीं बोला जाता है। असीरगढ़ जिस राज्य के अंतर्गत आता था, ये खानदेश के अंतर्गत आता था असीरगढ़। तो जो खानदेश है ये दक्षिण का प्रवेश द्वार कहलाता था, खानदेश। और खानदेश में ही एक असीरगढ़ नाम का स्थान था, जहां पर एक बहुत ही मतलब अच्छा किला था जिसको दुर्भेद्य माना जाता है। तो असीरगढ़ विजय, ये जो असीरगढ़ अभियान है ये 1601 में पूरा हुआ था और यही जो है अकबर का अंतिम विजय अभियान था। तो बिल्कुल सही है तीसरा कथन भी। तो यहाँ पर आपका जो है पहला वाला गलत है, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। तो ये आपका सही होगा स। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं असीरगढ़ अभियान के विषय में। तो देखिए क्या था कि जो असीरगढ़ है, मैंने बोला कि ये एक किला है असीरगढ़। देखिए असीरगढ़ जो कि खान देश के अंतर्गत आता था, खान देश जिसको कि दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो अकबर ने 1591 में, देखिए क्या था कि अकबर जो है 1591 से पहले तक उत्तर भारत के लगभग सभी क्षेत्रों को जीत चुका था। और इस समय तक उसने ना इधर जो पश्चिमोत्तर भारत में जो काबुल वाबुल है, काबुल कांधार, उन पर भी अपना पकड़ मजबूत कर चुका था। कश्मीर वगैरह को भी जीत चुका था, सब कुछ को जीत चुका था उत्तर भारत को। तो वो जो है अब दक्षिण की ओर ध्यान देता है और 1591 में वो जो है दक्षिण के राज्यों के पास अपने दूत भेजता है, संदेश भिजवाता है कि भाई हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। अकबर ऐसे ही करता था, पहले किसी दूत को भेजता था कि भाई हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। महाराणा प्रताप के पास भी ना 4 बार दूत भेजे गए थे कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माने। तो अंततः राजा मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना जो है महाराणा प्रताप के विरुद्ध गई। तो सेम ऐसे ही 1591 में दक्षिण में दूत भेजे गए। दक्षिण में कौन कौन से राज्य थे? खानदेश था, उसके बाद अहमदनगर था, गोलकुंडा था, बरार था, बीदर था, ये सब थे। इस समय तक ना बरार नहीं था, बरार खत्म हो चुका था, बरार का विलय अहमदनगर में हो चुका था। गोलकुंडा, बीजापुर ये सब थे। तो सबके पास भेजे जाते हैं तो सब मना कर देते हैं। अहमदनगर मना कर देता है, बीजापुर, गोलकुंडा और बरार, सॉरी बरार तो नहीं था, बीदर, ये सब मना कर देते हैं। बस ये जो खानदेश है, क्योंकि खानदेश ना मुगल साम्राज्य के सबसे निकट था। मतलब देखो जो मालवा वगैरह है वो सब को तो अकबर ने जीत चुका था, उसके बाद फिर खानदेश की सीमाएं शुरू हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये जो खानदेश था मुगल साम्राज्य के बहुत निकट था। तो जो खानदेश का जो शासक था ये डर जाता है कि अगर मैं मना कर दूंगा तो हो सकता है मुगल जो है मेरे ऊपर अटैक कर दे। अगर मना कर देता ना, बिल्कुल अकबर इसके ऊपर आक्रमण कर ही देता। तो जो खानदेश है 1591 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अब आगे चल करके ये जो शासक था जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर ली, उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उसका बेटा वो जो है खानदेश का शासक बनता है, मीरन बहादुर। मीरन बहादुर ये जो है खानदेश का शासक बनता है और ये जो है अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर देता है कि हम जो है अकबर के अधीन नहीं है, हम स्वतंत्र शासक हैं। तो ये मना कर देता है। तो अब ऐसे में अकबर जो है इसके ऊपर आक्रमण कर देता है, किसके ऊपर? मीरन बहादुर के ऊपर। और इस समय ना अकबर अहमदनगर पर अटैक किए हुए था, क्योंकि खानदेश ने तो उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और जो खानदेश का शासक था उसने अहमदनगर के विरुद्ध मुगलों का साथ भी दिया था। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मीरन बहादुर ये जो है अकबर की अधीनता मानने से मना कर देता है। तो अकबर जो है मीरन बहादुर को सबक सिखाने के लिए खानदेश पर आक्रमण कर देता है। खानदेश की राजधानी थी बुरहानपुर, ध्यान रखेंगे खानदेश की राजधानी कहाँ थी? बुरहानपुर। तो मीरन बहादुर के ऊपर अकबर आक्रमण कर देता है और मीरन बहादुर क्या करता है? वो असीरगढ़ के किले में अपने आप को सुरक्षित कर लेता है, क्योंकि ये बड़ा ही मजबूत किला माना जाता था। तो यहाँ पर मीरन बहादुर छुप जाता है, अपने आप को सुरक्षित कर लेता है और जो अकबर है वो खुद मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए असीरगढ़ के किले को घेर लेता है। घेरा काफी लंबे समय तक चलता है और जो मीरन बहादुर है वो सरेंडर कर लेता है। हालांकि सरेंडर करने के बाद भी अकबर का किले पर अधिकार नहीं हो पाता है। कुछ समय बाद ना अकबर क्या करता है, किले के जो रक्षक होते हैं उनको घूस देता है, उनको रिश्वत देता है और किले के दरवाजे खुलवाता है। इसी कारण से बोला जाता है कि अकबर ने असीरगढ़ के किले को सोने की कुंजी से खोला था, क्योंकि उसने रिश्वत दी थी ना। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मीरन बहादुर इसको जो है ग्वालियर के किले में कैद कर लिया जाता है। ग्वालियर का किला आप लोग याद रखेंगे, ये जो किला है ना ग्वालियर का किला, इसको मुगल शासक अपने समय में कारागार के रूप में यूज करते थे। मतलब कि मुगल
मुगल काल का जेल था। कौन? ग्वालियर का किला, ध्यान रखिएगा, किसी पेपर में शायद पूछा भी गया है। तो मीरन बहादुर को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया जाता है। तो ये जो अभियान है 1601 में पूरा हुआ था। तो यही जो है अकबर द्वारा नेतृत्व किया गया अंतिम विजय अभियान था। अकबर ना चित्तौड़ में भी गया था, जो कब 1567-68 में, जब राणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक थे, तो उस समय उसने चित्तौड़ में आक्रमण किया था। तो वहां पर भी अकबर ने खुद नेतृत्व किया रहा। इसके अलावा रणथंभौर में भी अकबर ने नेतृत्व किया था। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं यहाँ कूट बता चुका हूँ, 2 और 3 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए बोल रहा है, देख लेते हैं। पहला बोल रहा है, प्रथम स्वतंत्र सैयद शासक मुबारक शाह था। मुबारक शाह सैयद वंश के विषय में बात कर रहा है, मतलब कि दिल्ली सल्तनत के समय का इतिहास। देखो, सैयद वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। पहला कौन सा था? गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी आए, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, और सबसे आखिर में लोदी। और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने किस वंश की स्थापना की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। देखते हैं। तो पहला बोल रहा है, प्रथम स्वतंत्र सैयद शासक मुबारक शाह था। तो ये बिल्कुल सही कथन है। देखिए, जो सैयद वंश था इसकी स्थापना खिज्र खां ने की थी। कब? 1414 में। लेकिन जो खिज्र खां था ना, जिसने 1414 से 1421 तक शासन किया, और ये जो मुबारक शाह था इसने 1421 से 1434 तक शासन किया। तो जो खिज्र खां था, जो सैयद वंश का संस्थापक, वो स्वतंत्र शासक नहीं था, ध्यान रखेंगे। देखिए क्या है कि 1398 में भारत में तैमूर लंग का आक्रमण होता है, और तैमूर लंग जो है दिल्ली में काफ़ी कत्लेआम करता है। और जब तैमूर लंग वापस जाता है, तो वापस जाते समय वो जो है खिज्र खां को अपने जीते हुए प्रदेशों का शासक नियुक्त करके जाता है अपने मातहत। मतलब कि एक तरह से तैमूर लंग जो है अपने जीते हुए प्रदेशों का गवर्नर किसको नियुक्त कर देता है? खिज्र खां को। जब तैमूर लंग की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद भी खिज्र खां जो है इन क्षेत्रों का खुद को शासक मानता है। और जब 1412 में तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है, जिसके समय में 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद शाह। तो 1412 में इसकी डेथ हो जाती है। तो अब जो है खिज्र खां वो दिल्ली पर अपना दावा करता है कि भाई जो तैमूर लंग था उसने दिल्ली को जीता था, तो ये क्षेत्र तो मेरा होगा, क्योंकि उसने मुझको इस क्षेत्र का शासक नियुक्त किया था। लेकिन यहाँ पर जो है उसका सामना होता है दौलत खां से। ध्यान रखेंगे, दौलत खां से। और दौलत खां और खिज्र खां के बीच 2 साल तक संघर्ष चलता है, 1412 से 1414 तक। और अंततः 1414 में खिज्र खां दिल्ली पर अधिकार करने में सफल हो जाता है, और वो जो है दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की नींव रखता है। लेकिन जो खिज्र खां था ना, उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। वो जो है खुद को तैमूर लंग के उत्तराधिकारी शाहरुख का अधीनस्थ शासक मानता था। ध्यान रखेंगे, तैमूर लंग का उत्तराधिकारी था शाहरुख। वो जो है खिज्र खां खुद को शाहरुख का अधीनस्थ शासक मानता था, और बकायदा शाहरुख को टैक्स भी भेजा करता था। यहाँ से जो है कर भी देता था। दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र से जो भी राजस्व प्राप्त होता था उसमें से कुछ हिस्सा वो जो है शाहरुख को दिया करता था। जैसे कि मुगल काल में हम लोग देखते हैं कि जितने भी राज्यों को उन्होंने अपने अधिकार में किया था, वहाँ से वो लोग टैक्स लेते थे ना। वहाँ के राजा भले वहाँ शासन करते रहे हों, तो कुछ उसी टाइप से खिज्र खां जो है दिल्ली सल्तनत का शासक होते हुए यहाँ से जो भी राजस्व प्राप्त होता था उसमें से कुछ हिस्सा शाहरुख को भेजता था। और इसने सुल्तान की भी उपाधि धारण नहीं की थी खिज्र खां ने। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है 1421 में, और इसका जो उत्तराधिकारी होता है मुबारक शाह, तो ये क्या करता है? मुबारक शाह और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है कि भाई हम शाहरुख को टैक्स क्यों दे। देखो, जो शाहरुख है ना, वो कोई दबाव भी नहीं डाल रहा था कि टैक्स दो, ठीक है मिल रहा है ले लेता था वो। जब मुबारक शाह देना बंद कर देता है तो वो कोई विरोध नहीं करता है, तैमूर लंग के उत्तराधिकारी। तो ये जो मुबारक शाह है इसने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया, और बाकायदा ये सुल्तान की उपाधि धारण कर लेता है।
खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, ध्यान रखेंगे। तो इसने जो है सुल्तान की भी उपाधि धारण कर ली, पहला स्वतंत्र शासक सैयद वंश का। इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया है मुबारक शाह की हत्या उसके ही वजीर सरवर उल मुल्क द्वारा की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये जो मुबारक शाह था सैयद वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक, तो इसकी हत्या इसके ही वजीर जिसका नाम था सरवर उल मुल्क उसने ही कर दी। देखो जो मुबारक शाह था ना, इसने एक नगर बसाया था अपने ही नाम पर, मुबारकाबाद। तो जब ये अपने नए नगर का निरीक्षण कर रहा था मुबारकाबाद की, तो वहीं पर सरवर उल मुल्क इसने जो है मुबारक शाह की हत्या कर दी। तो ये बिल्कुल सही कथन है, दोनों कथन सही है। तीसरा है याहिया बिन अहमद सरहिंदी मुबारक शाह का दरबारी था, बिल्कुल ये भी सही है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी काफी बार पूछा जा चुका है। इसकी रचना है तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो यहां तीनों कथन सही हैं। तो 1, 2, 3 आपका उत्तर होगा द। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, फिर से विचार करना है, देख लेते हैं। तो ये जो है ना महमूद गजनवी के विषय में है, मतलब कि ये आपका जो मध्यकालीन भारत का इतिहास जब शुरू होता है उस टाइम का है। तो देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने, यहाँ था ना था, महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इतिहास में पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, तो ये महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे ना, सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, जो कि इसके 16वें नंबर का आक्रमण था, 16वां आक्रमण था सोमनाथ के विरुद्ध 1025 में। और उस समय गुजरात का शासक कौन था, क्योंकि जो सोमनाथ का मंदिर है वो गुजरात में है ना, तो उस समय गुजरात का शासक था चालुक्य वंश का भीम प्रथम, जिसको कि मूल राज प्रथम भी बोला जाता है। तो जो महमूद गजनवी था ये इतिहास का पहला शासक है जिसने कि सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो वो बिल्कुल सही कथन है। अगला दिया है महमूद गजनवी ने चांदी का सिक्का जारी किया जिसके एक ओर संस्कृत और दूसरी ओर अरबी में लेख खुदा हुआ था। ये कथन भी बिल्कुल सही है। देखो जो महमूद गजनवी था ना, इसके विषय में कहा जाता है कि इसने ना भारत में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को नष्ट किया, हिंदुओं का कत्ल करवाया। मतलब कि ये एक तरह से धर्मांध था, अपने धर्म को अच्छा समझता था, बाकी सारे धर्मों को बेकार मानता था। तो इसने जो है काफ़ी सारे मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को नष्ट किया, हिंदुओं का कत्ल करवाया। तो इस तरह का होने के बावजूद भी इसने चांदी का सिक्का जारी करवाया और उस चांदी के सिक्के के एक तरफ इसने संस्कृत और दूसरी तरफ अरबी जो कि इसकी अपनी भाषा थी, लेकिन जो संस्कृत है ये भारतीय भाषा थी, तो संस्कृत में भी इसने अपने सिक्कों पर लेख खुदवाया था, चांदी के सिक्कों पर। ध्यान रखेंगे, ये चीज थोड़ा सा अटपटा लगता है लेकिन बिल्कुल सही है। अच्छा, मोहम्मद गोरी जो कि लगभग 150-200 साल बाद अटैक करेगा, मतलब कि 12वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में। तो जो मोहम्मद गोरी है उसने ना भारत में जो सिक्के जारी किए थे उसके एक और लक्ष्मी माता के चित्र को उत्कीर्ण करवाया था। किसने? मोहम्मद गोरी ने। तो ये चीज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। आखिरी पॉइंट देखते हैं, महमूद गजनवी के यहाँ तिलक एवं सेवन राय उच्च पदों पर थे। जी हाँ, बिल्कुल, ये लोग हिंदू थे। तिलक और सेवन राय ये हिंदू थे और ये लोग जो है महमूद गजनवी के यहाँ नौकरी करते थे और काफी उच्च पदों पर कार्यरत थे। तो ये तीनों कथन यहाँ पर सही है। महमूद गजनवी के साथ ना एक इतिहासकार, एक लेखक, विद्वान भारत आया हुआ था। कौन था वो? अल बरूनी, जिसने तहकीक ए हिंद या फिर किताबुल ए हिंद या फिर तारीख हिंद नामक ग्रंथ की रचना की थी। भारत के विषय में लिखा गया है उसमें। और ये जो है ना अल बरूनी संस्कृत का विद्वान था, इसको संस्कृत भी आता था। ऐसा कहा जाता है कि भारत के जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं उनको पढ़ने के लिए इसने संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन उस समय के जो पंडित वगैरह थे उन्होंने ना इसको पढ़ने वढ़ने से मना किया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ इसने पढ़ा, क्योंकि ये मुस्लिम था, उस पर से एक मतलब कि गैर हिंदू था, इस कारण से इन्होंने मना किया था। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिरदौजी और उतबी, ये दोनों जो है महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे। फिरदौजी की रचना शाहनामा। तो ये सारा कुछ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर तीनों कथन सही है, 1, 2, 3 मतलब द आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें भी मिस्टेक करते हैं। देखिए कैसे गलती करते हैं। तो देखिए जो
सम्राट अशोक थे ना, इनके पिता की मृत्यु होती है 273 ईसा पूर्व में। कब? 273 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु होती है। तो 17 और कहा जाता है कि जो बिंदुसार है ना, उसके टोटल 100 बेटे थे, 100 बच्चे थे, 100 बेटे थे। और सुसीम और अशोक ये लोग जो है खुद शासक बनना चाहते थे, और जो बिंदुसार था वो सुसीम को शासक बनाना चाहता था, सुसीम। तो अब जो है सभी भाई लड़ पड़ते हैं, और 273 ईसा पूर्व में अशोक जो है सिंहासन पर अधिकार कर लेता है, सिंहासन पर अधिकार कर लेता है, सिंहासन पर जबरन बैठ जाता है, और उसके जो भी भाई उसका विरोध करते हैं ना, सबका वो कत्ल करवा देता है, सुसीम को भी मरवा देता है। मतलब कि इसके जो 99 भाई थे, इन सबको मार देता है। तो इन 99 भाइयों को रास्ते से हटाने में अशोक को 4 वर्ष का समय लगा। कितने वर्ष का समय? 4 वर्ष का समय। तो 273 ईसा पूर्व में ये सिंहासन पर बैठा था, और 4 वर्ष का समय लगा अपने भाइयों को ठिकाने लगाने में। तो 269 ईसा पूर्व में ये अपना विधि विधान पूर्वक राज्याभिषेक करवाता है। ध्यान रखेंगे, 273 में वो बैठ गया था, लेकिन राज्याभिषेक नहीं हुआ था। तो उसके तमाम भाइयों का उसने कत्ल वगैरह करवाया। उसके बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक जो है अपना राज्याभिषेक करवाता है। देखो, जो ईसा पूर्व है वह ऐसे ही पीछे चलता है, क्योंकि उस समय ना काल गणना का कोई मतलब मापन नहीं था। काल गणना कब शुरू हुई है? आज से लगभग 2000 साल पहले शुरू हुई है ना, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। वहीं हमारे भारत की अगर हम लोग बात करें तो जो शक संवत है उसकी शुरुआत होती है, शक संवत नहीं, जो विक्रम संवत है उसकी शुरुआत होती है 57 ईसा पूर्व से। लेकिन उससे पहले जो है तिथि की गणना नहीं की जाती थी। तो क्या होता है कि जब से तिथि की गणना शुरू हुई, तो उससे पहले के जो वर्ष हैं वो माइनस में चले जाएंगे, 1, फिर -2, -3, ऐसे चलते जाएंगे। तो इधर से ये जो है उल्टा आता जाएगा, तो इसीलिए ऐसे पढ़ते हैं। तो अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की, जिसमें उसको 4 वर्ष का समय लगा। अच्छा, ये जो 99 भाइयों की हत्या करने वाली बात है, ये सिंहली मतलब जो श्रीलंका है ना, उसको सिंहल द्वीप भी बोला जाता था। तो सिंहली जनश्रुति मतलब कि श्रीलंका में ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। जबकि कई सारे ऐसे उदाहरण भी मिले हैं कि अशोक के कई सारे भाई जीवित पाए गए थे बाद में। उसके कुछ अभिलेखों से भी ऐसा जानकारी मिलता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए बोल रहा है। ये भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न है। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का तीसरा शासक था। इसको नगर स्थापित करना, बाग बगीचे बनवाना, इन सब का बड़ा शौक था, और इसने नहरों का भी निर्माण करवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने ही जौनपुर नगर की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। इसका चचेरा भाई था जौना का, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश का दूसरा शासक था। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। तो जो फिरोज शाह तुगलक था, ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, और फिरोज शाह तुगलक जो है अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत चाहता था। तो उसकी ही स्मृति में इसने जो है जौनपुर नगर की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ अन्य नगरों की भी स्थापना की थी, जैसे कि हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर जैसे नगरों की स्थापना की थी। तो जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, बिल्कुल सही है। अगला दिया है, जौनपुर नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय स्वतंत्र राज्य बना। जी हाँ, बिल्कुल सही है। नासिरुद्दीन महमूद शाह वही जिसके समय में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, पीछे मैंने बताया था ना। और नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु होती है कब? 1412 में। उसके 2 साल बाद फिर सैयद वंश की स्थापना होती है। तो नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय में जौनपुर स्वतंत्र राज्य बना। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो 1398 में जब तैमूर लंग का आक्रमण होता है ना, तो जो नासिरुद्दीन महमूद शाह था वो तैमूर लंग से मुकाबला करने में सक्षम ही नहीं था, ये तो भाग जाता है छोड़ करके। और जो तैमूर लंग था उसने उस क्षेत्र पर अधिकार नहीं किया, वो लूटपाट करके वापस चला गया। तो इन परिस्थितियों का लाभ उठा करके जौनपुर का जो वजीर होता है, जिसको कि नासिरुद्दीन महमूद शाह ने ही जौनपुर के वजीर के रूप में नियुक्त किया था। तो अच्छा, ये जौनपुर का वजीर नहीं था शायद, मेरे ख्याल जौनपुर का ही वजीर था क्या? चलो देखिए,
हाँ, जौनपुर का ही इसको एक प्रशासक नियुक्त किया गया था शायद, ख्वाजा जहान, ध्यान रखेंगे ख्वाजा जहान। तो वो जो है 1398 में इस अव्यवस्था का लाभ उठा करके जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर लेता है। और जो नासिरुद्दीन महमूद शाह है वो कुछ नहीं कर पाता है भाई, उसकी तो वैसे ही हालत खराब होती है। तो जौनपुर में जिस वंश की नींव रखी गई उसको सरकी वंश कहा जाता है, सरकी वंश, ध्यान रखेंगे सरकी वंश। और इन्होंने लगभग 100 वर्ष तक शासन किया। आगे चल करके जब लोदी आते हैं ना, बहलोल लोदी, तो वो फिर जो है जौनपुर को फिर से दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। तो ये जौनपुर की स्थापना कब हुई? जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था, लेकिन जौनपुर स्वतंत्र राज्य कब बना? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय 1398 में। अगला पॉइंट दिया है जौनपुर नगर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, पूर्व का सिराज अथवा भारत का सिराज इसको कहा जाता है। तो तीनों कथन यहाँ पर सही है, तीनों कथन यहाँ सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक कालीन संस्थाओं के विषय में कौन सा कथन सत्य है? प्राचीन काल से संबंधित प्रश्न है, देख लेते हैं। तो दिया है सभा के अध्यक्ष सुजान कहलाता था। सभा देखो, जो प्राचीन भारत है, वैदिक कालीन भारत, तो उस समय सभा, समिति, विधत्त, इन सब का काफ़ी मतलब प्रचलन था, ये सब अस्तित्व में थे। तो बोल रहा है कि सभा के अध्यक्ष सुजान कहलाता था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सभा जो है ना, वैदिक कालीन भारत में जो श्रेष्ठ जन होते हैं, मतलब कि समाज में जो सम्माननीय लोग होते थे, अधिकतर वृद्ध, तो उनका ये संस्था था। सम्माननीय लोगों का, श्रेष्ठ जनों का संस्था होती थी सभा, ध्यान रखेंगे। को पूछा गया है, तो श्रेष्ठ जनों की संस्था को सभा कहा जाता था, और इसका जो अध्यक्ष होता था वो सुजान कहलाता था। और सभा का ना ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। कितने बार? 8 बार। ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है, ये भी काफी बार पूछा गया है। उसके बाद बोल रहा है समिति। समिति का काम राजा का चुनाव करना और उस पर नियंत्रण रखना होता था। जी हाँ, बिल्कुल। समिति में ना जो समाज के, मतलब राज्य के जो भी जन कबीला होता था, उसके सभी लोग समिति के सदस्य होते थे। मतलब समिति के सदस्य आम नागरिक होते थे, आम नागरिक। और सभा के सदस्य कौन होते थे? श्रेष्ठ लोग, जिनका समाज में अच्छा नाम हो, सम्मान हो, मतलब कि समाज में जिसका एकदम रुतबा हो, वो जो है सभा का सदस्य हो सकता है। जबकि समिति में ऐसी कोई भी बाधा नहीं है। जो आम नागरिक है, सामान्य जनता है, वो सभा के सदस्य हो सकते हैं। और इसका काम क्या होता था? राजा का निर्वाचन करना, राजा पर नियंत्रण रखना, और राजा को ये पदच्युत भी कर सकते थे, हटा भी सकते थे। और समिति का अध्यक्ष कौन होता था? तो ईशान, ध्यान रखेंगे। समिति का अध्यक्ष होता था ईशान। ईशान मैं लिख देता हूं, ईशान। उसके बाद दिया है विदत सबसे पुरानी संस्था है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। विदत जो है सबसे पुरानी संस्था है। विदत, विदत का उल्लेख ऋग्वेद में 22 बार मिलता है। वहीं समिति का उल्लेख 9 बार मिला है ऋग्वेद में। ध्यान रखें कि सभा का 8 बार, समिति का 9 बार और विदत का 22 बार। तो जो विदत है ये सबसे प्राचीन संस्था है। और विदत का क्या काम होता था? तो लूट में जो भी सामान प्राप्त होता था उसको बांटने का काम होता था विदत का। ध्यान रखेंगे, लूट में जो भी सामान मिलता था, जो भी वस्तुएं, उस समय गाय वगैरह ज़्यादा महत्वपूर्ण होती थी, तो उसको बांटने का काम करती थी विदत नामक संस्था। ये काफ़ी पुरानी संस्था बताई जाती है। अच्छा, ये जो सभा और समिति है, इन दोनों संस्थाओं को अथर्ववेद, अथर्ववेद जो कि चौथा वेद है, 4 वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति ब्रह्मा की 2 पुत्रियां कहा गया है। मतलब कि इनका काफी महत्वपूर्ण स्थान होता था उस समय में। तो ये सब कुछ आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर तीनों कथन सही हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है या फिर मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई उसमें अगर आप लोगों को डाउट लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कर दिया करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।